मदार बोलता है। एक बार एफ का डेटा फटाफट से पढ़ लेते हैं, उसके बाद टॉप गेनर लूजर और ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डालेंगे। तो एफ का डेटा क्या बदलाव हुआ है। एफ लगातार सेल कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में और डी लगातार बाय कर रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट ये है कि दोनों एक तरफ से पॉजिटिव एक तरफ से नेगेटिव, और इम्पैक्ट अभी तो फिलहाल नेगेटिव के फेवर में जा रहा है, क्योंकि एफ ने कल 3732 करोड़ की सेलिंग की, डी ने 2278 करोड़ की बाइंग की है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि सपोर्ट जरूर दे रहे हैं डीआईज, लेकिन सपोर्ट से उतनी रैली नहीं आ पा रही है। इस बार एफआईज का जो सेलिंग है वो थोड़ी सी वेटेज डाल रही है मार्केट पर, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर सुस्त चल रहे हैं। या तो एफआईज की सेलिंग का क्वांटम थोड़ा कम हो। ये रोज 3000 5000 4000 करोड़ की ये जो सेलिंग है, ये काफ़ी बड़ी सेलिंग होती है, जिसको एब्जॉर्व करना थोड़ा सा डीआईज के लिए मुश्किल हो रहा है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, किस तरह से अमेरिकन मार्केट्स बंद हुए, किस तरह से एशियन मार्केट्स चल रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट में अमेरिकन मार्केट जो कि जिसमें कि डाउ जोन्स करीब 200 अंक बढ़कर बंद हुआ, आधा % ऊपर। शंघाई इस समय नेगेटिव है, लेकिन फ्लैटिश साइड पर ही कह सकते हैं, आधा % नीचे है। और हैंसिंग में भी करीब 1.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। कारण वही है जो हमने कल भी बात की थी कि जो शनिवार को वहाँ पर राहत पैकेज की बात हुई थी, वो उतनी बड़े क्वांटम की नहीं हुई, जिसकी वजह से हमने देखा कि शंघाई में कहीं ना कहीं मायूसी आती जा रही है। साथ ही निकाई और कोस्पी यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। खासतौर से निकाई में करीब 1.5% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। कोस्पी हालांकि पॉजिटिव टू फ्लैट है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स, कौन से काउंटर है जहां पर की स्ट्रेंथ इस समय देखने के लिए मिल रही है। तो उसमें एंजल वन आज शानदार नतीजे और 9% काउंटर ऊपर। मोतीलाल ओसवाल इस उम्मीद में कि जब एंजल चला है तो इनके भी नतीजे अच्छे आएंगे, तो स्ट्रीट ने इनको भी आज सलामी दे दी, 8% की भी काउंटर ऊपर। विजुवियस और सनटेक रियलिटी करीब 6.5 से 8% ऊपर। नेटवर्क 18 हमने बताया भी था, कल डिस्कस भी किया था कि इनके जो TV18 के साथ मर्जर हो रहा है उसकी रिकॉर्ड डेट कल है, जिसका इम्पैक्ट इन दोनों ही काउंटर्स पर देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप लूजर्स, कौन से काउंटर हैं जहां पर की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो गिरावट में सिम्फनी करीब 3.25%, धानी काफ़ी चला हुआ शेयर है पिछले 2 वीक में, तो आज थोड़ी सी सुस्त हो रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज कल भी नतीजे देखने के लिए मिले थे, मार्केट आवर्स में काउंटर गिर गया था, नतीजे खराब आए थे, कंपनी लॉस में ही चल रही है, तो करीब 3% नीचे है। पराग मिल्क यहाँ पर करीब 2.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। वहीं HCC में भी करीब 2.5% की गिरावट है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक मार्केट में मिला जुला रुझान देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट खबर जो कि मेटल सेक्टर पर लगातार बनी हुई हैं, और मेटल को हम इसलिए ज़्यादा कवरेज ले रहे हैं क्योंकि चीन से काफ़ी कुछ इम्पैक्टेड रहता है, और बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो सेल, टाटा स्टील, इन सभी पर सवाल पूछते हैं। चीन का स्टील एक्सपोर्ट 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 2016 के बाद उनका जो मंथली एक्सपोर्ट है वो 2024 में अब हाईस पर चल रहा है। सितंबर में चीन ने करीब 10.2 मिलियन टन स्टील का एक्सपोर्ट किया। साथ ही अगर देखें तो 2024 में अभी तक कुल स्टील का एक्सपोर्ट करीब 81 मिलियन टन का रहा है। तो इस साल करीब 2024 में कैलेंडर ईयर के करीब 100 मिलियन टन स्टील एक्सपोर्ट हो सकता है चीन से, जिसकी वजह से दुनिया भर में जो भी देश हैं जो अपने यहाँ स्टील बनाते हैं उनके यहाँ पर चीन की स्टील आ जाती है और वो सस्ते रेट की आ जाती है। उसकी वजह से होता क्या है कि वहाँ की जो डोमेस्टिक स्टील कंपनीज हैं वो स्टील या तो नीचे के दाम पर बेचने के लिए मजबूर हैं, या उनको चाइना की स्टील रोकने का कोई प्रयास करना पड़ रहा है, और वो अपनी गवर्नमेंट से बात कर रही है कि ड्यूटी बढ़ाइए। सेम सिनारियो इंडिया में चल रहा है। इंडिया तो काफ़ी पड़ोसी देश है, मतलब काफ़ी सीमाएं भी मिलती हैं, तो इस वजह से चीन से जो इंपोर्ट आ रहा है वो इंडियन स्टील कंपनीज को काफ़ी डेंट पहुंचा रहा है। इंडियन स्टील कंपनीज ने, इनफैक्ट स्टील मंत्रालय ने भी गवर्नमेंट से बात की है और कहा है कि थोड़ी सी इस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए, लेकिन आगे देखना होगा किस तरह का एक्शन देखने के लिए मिलता है। महेश सर, टाटा स्टील, सेल, JSW स्टील, JSPL, ये काउंटर कब तक इस तरह का मार झेलेंगे, क्योंकि चीन तो रुकने वाला है नहीं, एक्सपोर्ट तो वो करता रहेगा। नहीं, देखिए विवेक जी, अगर आप ओवरऑल डिकेड्स का डेटा देखेंगे तो स्टील की जो डिमांड है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। और जो इंडियन कंपनीज है कंटिन्यूस जो जितना भी प्रोडक्शन करती है उतना उनका ऑक्यूपाइड हो भी जाता है। और ये तो जैसे चाइना का अभी फिलहाल है एक सडन मूव जो आया है उसके कारण से थोड़ा सा इम्पेक्ट है।
तो वैसा कोई मुझे ऐसा फिलहाल बड़ा लग नहीं रहा है मूव कि भी अगर चीन के एक्सपोर्ट की वजह से इंडियन कंपनीज को ज्यादा कोई डेंट पहुंचेगा। बट यस, एक शॉर्ट टर्म के लिए जो इम्पैक्ट आता है उससे भी कभी कभी थोड़ा सा लॉस ज्यादा हो सकता है। तो उसके हिसाब से फिलहाल तो इतना लंबा चौड़ा दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा डेंट जरूर आता हुआ दिख रहा है। तो उसकी वजह से जो भी इम्पैक्ट रहेंगे वो फिलहाल आगे के नेक्स्ट डेटा जो कंपनीज के रिलीज होंगे तो उसके हिसाब से अपन उसको ज्यादा वेरीफाई कर पाएंगे। बिल्कुल। मैं स्टील कंपनीज़ के रिजल्ट्स की रिपोर्ट भी देख रहा था सर। स्टील कंपनीज़ के रिजल्ट्स इस क्वार्टर में भी थोड़े से वीक ही देखने के लिए मिलेंगे। कारण यही है कि जो घरेलू रियलाइजेशन है वो फ्लैट है और इनफैक्ट नेगेटिव साइड पर है, जिसका इम्पैक्ट स्टील कंपनीज़ को झेलना पड़ेगा। सेल जैसी कंपनी हो सकता है कि मार्जिनली लॉस में रहे। टाटा स्टील जैसी कंपनी भी बड़ी मार झेलने वाली है। काफ़ी कुछ जो जेएसपीएल है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, इन सभी स्टील कंपनीज़ में जेएसडब्ल्यू स्टील के ही रिजल्ट्स थोड़े से रिलेटिवली ठीक हैं। बाकी तीनों स्टील कंपनीज़ के रिजल्ट्स में डी ग्रोथ ही देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये इस क्वार्टर में शेयर जनरली आउटलुक को भी लेकर चलते हैं। दूसरी बड़ी खबर सर जिस पर हम बात करेंगे वो है ओपेक से। ओपेक ने लगातार तेल डिमांड का जो एस्टीमेट है तीसरे महीने घटा दिया है और 2024 में तेल की डिमांड ग्रोथ केवल 2% रहने की उम्मीद लगा रहा है ओपेक। दिसंबर से ओपेक हालांकि 2.2 मिलियन बैरल पर डे का तेल उत्पादन बढ़ाने वाला है, लेकिन कल इस खबर के बाद 2% की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में देखने के लिए मिली थी। अगर हम देखें तो जो ओपेक का क्रूड का जो ग्रोथ एस्टीमेट है वो किस तरह से कम हुआ 2024 में, उसको एक बार शीट में देखकर समझ लेते हैं। पहले उनका एस्टीमेट था 2.06 लाख बैरल पर डे। ये इंक्रीमेंटल डिमांड आउटलुक था उनका, जो कि अब उन्होंने रिवाइज किया है 1.9 लाख बैरल पर डे पर, यानी कि करीब 1.06 मिलियन बैरल पर डे उन्होंने ये घटाए हैं। सर कैसे देख रहे हैं यहाँ पर इंक्रीमेंटल डिमांड तो घट रही है ओपेक की तरफ से? नहीं, देखिए ये ऑलरेडी जो इनकी रेंज है जो 70 से बिलो इनकी रेंज जाती नहीं है, और फिलहाल अभी फिलहाल उस रेंज में कारोबार कर रहे हैं। 70 से 74 75 की रेंज जो है ये मेंटेन करते हैं। डिमांड ग्रोथ थोड़ी सी धीरे धीरे स्लो ही होगी, कारण कि बहुत सारे रीजन है कि जहाँ पे कच्चे तेल की जगह पे दूसरी सारी चीजों का उपयोग बढ़ रहा है, तो वहां पे डिमांड स्लोली धीरे धीरे कम ही होगी। तो ये जो क्रूड ऑयल के भाव है अगर कोई वार की वजह से थोड़ा सा अप होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा टाइम सस्टेन कर पाएगा। वो वैसे ही कि वैसे उसको डाउन साइड जो अपने को देखने को मिलेगा। और ओपेक भी देखिए कि नीचे के लेवल में भी वो कुछ ना कुछ वैसे अपना एस्टिमेट वगैरह देते रहते हैं। तो एक 70 का जो रेंज है वो उनका मेंटेन रहता है, और उससे ऊपर जो है वो एक अपर साइड में भी ज्यादा अपर साइड में रहता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे ये अगर वार वाला सिचुएशन अगर नहीं हो कोई भी जनरेट होगा तो ये 70 से 75 के बीच में ही क्रूड का जो है कारोबार होगा। जी, आज मैं मॉर्निंग में सर पढ़ भी रहा था कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि हम ना तो ऑयल इंफ्रा पर उनके अटैक करने का प्लान कर रहे हैं, ना न्यूक्लियर पावर पर, न्यूक्लियर प्लांट पर। इनफैक्ट वो मिलिट्री बेस पर अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसको घटा रहा है, क्योंकि अगर आर्मी टू आर्मी थोड़ा बहुत अटैक हो भी जाता है तो ये एक कहीं ना कहीं ईरान को उतना इंस्टिगेट नहीं करेगा जितना कि अगर उनके ऑयल इंफ्रा या न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक करने पर होता। उसके बाद भी हमने देखा कि थोड़ा सा तेल की जो कीमतें हैं उसमें गिरावट देखने के लिए मिली है। सर कैसे देखें, कैसे ट्रेड करें या इन्वेस्ट की रणनीति बनाएं ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, सेलन, रिलायंस, वेदांता, इन सभी पर? नहीं, ओएनजीसी तो वैसे भी वैल्यू बाइंग है, वहां पे तो कोई ऐसा दिक्कत दिख नहीं रहा है। यहाँ से भी अगर कोई भी बाइंग करता है तो यहाँ से भी एक अपसाइड मिलेगा। ये मोमेंटम जो चल रहे हैं वो थोड़े से इम्पैक्ट हो सकते हैं, ओएनजीसी पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। यहाँ से अपसाइड है ओएनजीसी के अंदर। बट अगर आप दूसरी चीजें देखें कि अगर वार चलता ही है तो थोड़ा थोड़ा तो डिस्टर्ब होता ही है, तो वहां पे थोड़ा डिस्टर्बेंस जरूर हो जाएगा अगर चलता रहेगा तो। लेकिन भरोसा कुछ नहीं है, वार कब कहाँ पे क्या एस्केलेट हो जाए। तो उसके हिसाब से अपन यहाँ पे कुछ ज्यादा देख नहीं सकते, ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आ सकता। जैसे जैसे डे टू डे इनकी एक्टिविटी होती रहेगी उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट आते रहेगा। फिलहाल जो समझ में आता है कि ऑयल के भाव जो है सारे ही जो कंट्रीज है वो ऑयल के भाव एक रेंज बाउंड में रखने को ही सोच रहे हैं, और उसको ज्यादा बढ़ाने के फेवर में कोई भी कंट्री वैसा मूव फिलहाल करने के मूड में नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑयल जो है रेंज बाउंड ही रहना चाहिए। थोड़ा सा कभी कभार कोई इम्पैक्ट आया तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा करके आपका
80-85 बैरल मैक्सिमम साइड शायद हो सकता है कि कभी कभार ही क्रॉस कर पाए, बाकी मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा अपसाइड दिखेगा। तो ये कंपनीज है, थोड़ा सा कोई एक आध मंथ में थोड़ा सा इन्वेंट्री अप एंड डाउन जो भी रहता है इनका होए तो उससे थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ सकता है। बट ओवरऑल ठीक लग रहे हैं। और ओएनजीसी तो ये लेवल से भी अगर किसको लेना चाहिए तो ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बिल्कुल, कुछ एक दर्शकों के सवाल भी लेते हुए चलते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक का सवाल है विनोद जी का। आईएफसीआई पर क्या करना चाहिए सर? इनके पास 1000 शेयर हैं 75 रुपये के भाव के। सर ये काउंटर इस एंटीसिपेशन में कि एनएससी का स्टेक है इनके पास, ये चला, लेकिन जब शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखा तो 1% से भी कम होल्डिंग में अगर हो तो हो इनके पास, लेकिन ज़्यादातर स्टेक ये बेच चुके हैं अपना एनएससी में। कैसे देखना चाहिए सर? क्या चलेगा एनएससी का आईपीओ आएगा तो ये शेयर? नहीं, डेफिनेटली इसके एनएससी का आईपीओ आएगा तब इनके स्टॉक्स में इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एनएससी का आईपीओ आने के बाद में भी उसका वैल्यू जो है शायद हो सकता है कि अपसाइड में हो, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बट अभी फिलहाल इस स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंटम नहीं है, तो वापस से इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर उसके हिसाब से देख रहे हैं एनएससी के स्टेक के हिसाब से, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इनकी बाइंग जो है थोड़ी सी अपर लेवल पे हो गई है, तो या तो ये थोड़ा सा और लोअर लेवल का वेट करे, वहां पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट करे, और उसके बाद में जब एनएससी का आईपीओ आए और उसके बाद में थोड़ा सा अपसाइड मिले, एनएससी का आईपीओ आने के बाद में भी 6-12 महीना हो सकता है कि और सस्टेन करे, उसके बाद में उसका वैल्यूएशन है। जैसे बीएससी का आईपीओ आया था, तो बीएससी का आईपीओ कुछ टाइम तो चला ही नहीं था। अगर आप इनिशियल 1-2 साल देखेंगे तो वहां पे कुछ मूवमेंट ज्यादा था नहीं, उसके बाद में कंटिन्यूस चला है। तो ये थोड़ा सा टाइम है, लॉन्ग टर्म अगर आप रखेंगे तो शायद मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं पे ये आपको एनएससी के आईपीओ आने के बाद में बाकी भी दूसरे जगह पे भी इनके कुछ ना कुछ स्टेक्स बने हुए हैं, तो वहां पे भी थोड़ा थोड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोअर लेवल में और एक्यूमुलेट करने की आपको एडवाइस रहेगी। अगर आप थोड़ा सा लोअर लेवल के लिए वेट करें, कोई भी लोअर लेवल मिलता है तो वहां पे एक्यूमुलेट करें, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन रख के एक्यूमुलेट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। आदित्य कुमार संतर जी का सवाल है नेटको फार्मा पर। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ एंट्री लेवल बता दीजिए, और मिड कैप फार्मा के नेटको ही सही रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, नाटको फार्मा बिल्कुल सही है, और अच्छा एक कंपनी अच्छा ग्रो करी है। हमारी स्पेसिफिक लास्ट ईयर में रिकमेंडेशन रही थी, और वहां से ये अच्छा खासा ऑलरेडी अप हो चुका है। तो थोड़ा सा कूल डाउन अगर होता है तो वहां पे अगर इनकी कोई पोजीशन बनती है तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगी। अगर ये लेवल से भी कोई 7-8% और डाउन साइड में अगर आपको मिलता है तो वहां पे पोजीशन बनाओ, ज्यादा बेटर है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से नाटको मेरे को अच्छा लग रहा है। जी। कमार अब्बास जी, पॉजिटिव कमेंट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इनका सवाल है क्रोनोक्स पर। क्रोनोक्स ले सकते हैं क्या सर? लेकिन शायद अपन ने लास्ट वीक भी शो हुआ था, तभी अपन ने डिस्कस किया था, तो शायद वो टाइम पे मेरे सबसे 150-155 की रेंज शायद उससे कम या वही रेंज चल रही थी। उसके बाद में स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम वापस से जनरेट हुआ था, 184 तक शायद ये मोमेंटम क्रिएट जनरेट हुआ था। मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स यहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं, और इसको थोड़ा टाइम होल्ड करना पड़ेगा डे टू डे, या इसको स्टॉक्स ना देखे तो ज्यादा बेटर है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म थोड़ा सा व्यू बना के रखे। स्टॉक्स में पोटेंशियल है, कंपनीज के क्लाइंट जो है काफी बढ़िया लगते हैं। बट मिड एंड स्मॉल कैप में एक थोड़ा सा रहता है कि वहां पे एक जब स्पार्क आता है तभी चलते हैं, और डाउन भी होते हैं तो 10 to 20-30% डाउन भी हो जाते हैं। तो मिड कैप के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा इस हॉराइजन के साथ में करिए कि आपको डाउन साइड भी थोड़ा देखना पड़ सकता है, और अपर साइड पे भी अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। कंपनी बढ़िया है मेरे हिसाब से, यहाँ से भी बाइंग करने की इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म विजन रखें, 200 प्लस के तो मैं लेवल आराम से देख रहा हूँ। हो सकता है कि 225 से 250 तक के लेवल भी इसमें देखने को मिले। जी। भावना शर्मा जी का सवाल है सर गोल्ड में कौन से शेयर लेने चाहिए फॉर द लॉन्ग लॉन्ग टर्म पीरियड? सर गोल्ड से जुड़े हुए कौन से शेयर होंगे? ये गोल्ड से जुड़े हुए काफी सारे शेयर हैं, जैसे ज्वेलरी स्टॉक्स हैं, काफी सारे हैं। पिन गार्डगिल अभी रिसेंटली लिस्टेड है, वो एक कंपेरेटिवली अगर आप बाकी सारी कंपनीज देखो तो वो एक कंपेरेटिवली मुझे ठीक लग रहा है, कौन सा मतलब शेयर ये सर? पिन गार्डगिल। पीएन गार्ड, ओके। तो जी। ये एक पूरी पूरी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है, मुझे उसमें से ये एक स्टॉक्स तो ठीक लग रहा है। बाकी तो टाइटन है, आप बाकी सारी बड़ी कंपनीज है वो तो है ही। बट अगर इसी सेक्टर से रिलेटेड देखें तो पीएन गार्डगिल एक थोड़ा सा मेरे को ठीक ठाक लग रहा है, वैल्यू वाइज भी ठीक लग रहा है।
और अगर आप उसके शोरूम का अपडेट्स देखेंगे, नए नए शोरूम्स भी वापस खुल रहे हैं, वैल्यूएशन वाइज भी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो पीएन गार्डगिल वहां से एक बेटर है। बाकी टाइटन अगर स्पेस में देखें तो लॉन्ग लार्ज कैप में टाइटन है ही। तो टाइटन यहाँ से भी अगर कोई भी आपको डिप मिलता है तो टाइटन आप आराम से ऐड कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम आपके लिए दो शेयर सर ने बता दिए हैं। अगर आपको लार्ज कैप में जाना है टाइटन, और थोड़ा मिड कैप कैटेगरी में जाना है तो पीएन गार्डगिल, जो कि हाल की लिस्टिंग है, इस शेयर में आप इन्वेस्ट करके अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना सकती हैं। के एस रमेश जी का सवाल है आईआरएफसी पर। सर इनके ये पूछ रहे हैं कि अभी इनको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। इनके पास आईपीओ के शेयर रखे हुए हैं 26 रुपये के, और अभी का प्राइस 150 चल रहा है। प्लीज़ एडवाइस। देखिए, अगर मेरा इनको आईआरएफसी में अगर इन्होंने होल्ड किया और ऊपर के लेवल में सेल नहीं किया है, तो यहाँ पे एक 50% प्रॉफिट बुकिंग करने का एडवाइस रहेगा। यहाँ पे भी एक चार्ट पे भी स्टॉक्स मुझे ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ से भी थोड़ा और डाउन साइड दिखाने का लग रहा है कि यहाँ से भी थोड़ा और डाउन साइड। आपने आईपीओ में लगा हुआ 50% बुक कर लीजिए। और दूसरा ही कोई भी टीटागढ़ वैगन जो है वो कंपेरेटिवली वहाँ पे वैल्यूएशन वाइज भी ठीक लग रहा है, तो वहाँ पे एक स्विच कर लीजिए। सेक्टर सेम है, मतलब सिमिलरली ये फाइनेंस कंपनी है, बट वो रेलवे से रिलेटेड ही है। तो वो एक मुझे कंपेरेटिवली ठीक लग रहा है। वैल्यूएशन वाइज भी वहां पे थोड़ा अपसाइड आपको मिल सकता है, तो आपका स्विच भी हो जाएगा। मीनवाइल सेक्टर थोड़ा सा सिमिलर है, तो टीटागढ़ वैगन में आप स्विच कर सकते हैं। जी। संदीप पंचारिया जी का सवाल है सीडीएसएल और टीबीजेड फ्रेश एंट्री लेवल्स क्या होंगे सर? क्या टारगेट्स रख सकते हैं? देखिए, सीडीएसएल ऐसा काउंटर है जहाँ पे आप कभी भी एंट्री बना सकते हो, और लॉन्ग टर्म स्टोरी जो है फिलहाल इंटेक्ट ही है। और सीडीएसएल जैसे जैसे एनएसडीएल का आईपीओ पाइपलाइन में है, वैसे भी सीडीएसएल में एक अप मूव आएगा। एनएससी का भी आईपीओ है, तो वहां पे भी उसके कंपेरेटिव भी उसको थोड़ा थोड़ा फायदा मिलेगा। तो सीडीएसएल में आप ये लेवल से भी एंट्री बनाओ, कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही है। और थोड़ा सा व्यू है लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखिए। सीडीएसएल है, बीएससी जैसे काउंटर है, प्रोटीन जैसे काउंटर है, ये सारे काउंटर में कोई मतलब बेदगी नहीं है। और सामने आपको दिख ही रहा है कि भी जैसे जैसे इंडियन मार्केट ग्रो करेगा, तो ये सारी चीजें ऑटो ग्रो करने वाली है। कंपेयर टू बाकी काउंटर से इनमें थोड़ी सी ग्रोथ ज्यादा रहेगी, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट अच्छा कर रहा है। तो ये काउंटर में आप आराम से कभी भी एंट्री बनाओ, फिलहाल कोई दिक्कत दिख नहीं रही। ये लेवल से भी एंट्री बनाई जा सकती है, बशर्ते आपका व्यू जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म हो। जी। आरती एस डी जी हैं, इनका सवाल है सर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये मार्च 2025 तक इनके क्या टारगेट्स ये रख सकती हैं? यानी कि लगभग 6 महीने हैं इनके पास। देखिए, बेल जो है, बेल मुझे कंपेरेटिवली बाकी काउंटर थोड़ा अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक वापस से बुलिश पैटर्न थोड़े टाइम में वापस बनेगा, और ये 325 से 350 तक के लेवल जो है बेल में आपको दिखाएगा। नीचे का स्टॉप लॉस 270 272 के करीब रखिए बेल में। और अपर साइड के लेवल जो है आपको 325 से 350 तक के लेवल जो है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे आपको ये स्टॉक थोड़े शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। जी। काफ़ी लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। विमल जैन जी हैं, सुनीता मैम हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग विमल सर। लेकिन एक और खबर जो इम्पॉर्टेंट है वो है, कल भारत में महंगाई दर के डेटा देखने के लिए मिले, और सीपीआई महंगाई दर 3.65% से बढ़कर 5.49% हो गई है ऑन मंथ बेसिस, और 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। दिसंबर 2023 के बाद ये महंगाई दर सबसे ज़्यादा है। महेश सर, एक तरफ आरबीआई गवर्नर इंटरेस्ट रेट कट को लेकर मीटिंग करते हैं, और दूसरी तरफ महंगाई परेशान करने लगती है। जैसे ही वो कंफर्ट में आते हैं महंगाई फिर परेशान करने लगती है। क्या लगता है सर, इंटरेस्ट रेट कट कब हो पाएगा? और अगर जो भी नहीं होगा या इस तरह की महंगाई दर पर, तो आई बिलीव कि वो डिसीजन जल्दी नहीं लेंगे। कैसे देख रहे हैं सर बैंकिंग काउंटर्स लाइक एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, और रियल एस्टेट काउंटर्स जो इंटरेस्ट सेंसिटिव होते हैं, या ऑटो काउंटर्स जो इंटरेस्ट सेंसिटिव होते हैं लाइक मारुति? देखिए, रेट कट के अभी फिलहाल इंडियन बैंक्स के हिसाब से देखें, इंडियन सेंट्रल बैंक के हिसाब से, तो फिलहाल उनका वो कंफर्ट अभी तक आया नहीं है। वो कंफर्ट जोन थोड़ा सा देख रहे हैं, ट्राई करें कि वो कंफर्ट जोन अगर आवे तो वो भी बाकी अदर बैंक की जैसे वो भी रेट कट कर पावे। अब मीनवाइल उनके स्टेप्स वही दिशा में है, बट इतना जल्दी एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। बात करें अपन बैंकिंग सेक्टर की, तो मेरे हिसाब से एसबीआई जो है वेल प्लेस्ड है। और एसबीआई के अंदर वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट आता है।
और यहाँ से एसबीआई के अंदर अपसाइड जो है, मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है कि एसबीआई के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड अपने को देखने को मिल सकता है। हो सकता है एसबीआई 950 980 तक के लेवल जो है 12 से 18 महीना के हिसाब से अगर कोई बाइंग करता है ये लेवल से भी, तो भी देखने को मिल सकता है। दूसरा, एच डी एफ सी बैंक वैसे भी वैल्यू बाइंग है, और यहाँ से भी अगर कोई भी अपसाइड थोड़ा बहुत भी अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखता है, तो एच डी एफ सी बैंक भी अभी वो जो उनका पेन था वो निकल चुका है। फर्दर उनके दो आईपीओज भी पाइपलाइन में है, तो उससे भी उनका बेनिफिट होगा। और वो जैसे आईपीओ आएंगे तो उस क्वार्टर में, पर्टिकुलर क्वार्टर में उनके रिजल्ट्स नंबर्स जो है वो काफी सुधर जाएंगे। तो एच डी एफ सी बैंक उस हिसाब से प्रिफर्ड है। और एस बी आई ऑलरेडी एक वैल्यू बाइंग बन ही रहा है। इस स्पेस में कोटक बैंक देखें तो वहां पे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कोटक बैंक जो है यहाँ से एक वैल्यू बाइंग के हिसाब से इमर्ज होके आना चाहिए। और कोटक में कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि 2050 से 2100 तक के लेवल जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर कोई रखता है, तो अब वहां से दिखना चाहिए, जरूर देखने को मिलेगी। थोड़े से टेक्निकल स्लोली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो टेक्निकल पैरामीटर पे भी अभी वहां पे एक थोड़ी सी बाइंग मूवमेंट कुछ पिछले कुछ दिनों में जनरेट हुआ है। स्टॉक्स 1920 के ऊपर ट्रेड करेगा, तो इसमें एक अच्छा खासा टेक्निकल सेटअप भी अच्छा खासा जनरेट हो जाएगा। तो एक कोटक बैंक पे भी अगर बैंकिंग सेक्टर में ध्यान रखना है तो रख सकते हैं। रियल्टी स्टॉक्स की बात अपन करें तो रियल्टी स्टॉक्स आप देखिए पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो कुछ एक रियल्टी स्टॉक्स ने अच्छा खासा मोमेंट दिखा है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारी स्पेसिफिक राय ओबेरॉय रियल्टी में थी, तो वहां पे एक स्टॉक्स ने अच्छा खासा 2000 प्लस तक के लेवल जो है पिछले कुछ टाइम में दिखा दिए। डीएलएफ जो है ऑलरेडी एक अपसाइड मोमेंटम अच्छा खासा बना था, उसके बाद में एक वापस से बीटन डाउन हुआ है। तो डीएलएफ अगर कोई भी लोअर लेवल में 828 835 की रेंज में वापस से दिखता है, तो वहां पे एक भी एक बाइंग बनाया जा सकती है। और रेट कट के हिसाब से इनको फिलहाल वो वाला फायदा अभी नहीं दिखेगा। बट रियल्टी के अंदर जो डेटा है वो काफी ठीक ठाक आ रहा है, और लगता है कि यहाँ से एक अपसाइड रियल्टी के अंदर अभी तक तो कंटिन्यू बना हुआ है। तो रियल्टी में भी थोड़ा एक चार्म जो है पिछले नेक्स्ट एक दो क्वार्टर तो बना हुआ रहेगा। बिल्कुल। और सर ऑटो काउंटर्स लाइक मारुति मारुति में आज थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, और अगर हम देखें तो हुंडई का आईपीओ भी शुरू हो रहा है। क्या ये इसका इम्पैक्ट है, या इस तरह से ले कि थोड़ा सा जो वैल्यू गैप है बिटवीन हुंडई एंड मारुति, मारुति 29 के पी मल्टीपल पर चल रहा था, और हुंडई का जो आईपीओ आ रहा है वो करीब करीब 26 के पी मल्टीपल पर आ रहा है। दूसरा कि इंटरेस्ट सेंसिटिव है, इंटरेस्ट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट शायद जल्दी कट नहीं होंगे। इसका इम्पैक्ट माने कैसे देख रहे हैं सर मारुति को? नहीं, मेरे हिसाब से मारुति यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। हो सकता है कि किसी ने कुछ कंपेयर करके शायद हुंडई में और इसको मारुति से कंपेयर कर लिया है। बट मारुति हुंडई से काफी अच्छा वेल प्लेस्ड है। और हुंडई ने आईपीओ में इतना कुछ टेबल पे रखा नहीं है कि इनिशियली इन्वेस्टर को बेनिफिट हो जाए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हुंडई में लोग सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से शायद वो मोमेंटम हुंडई में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बट मुझे लगता है कि ये लेवल जो है मारुति में 12200 से 12500 की रेंज जो है, एक वापस से बाइंग इनिशिएट करने की रेंज है। और हो सकता है कि आईपीओ का थोड़ा बहुत कोई इम्पैक्ट अगर किसी ने कुछ सोचा रहेगा, तो छोटी मोटी सेलिंग उसकी वजह से आ रहेगी। तो वो अगर सेलिंग है भी तो थोड़ी सी ऑब्जर्व हो जाएगी वापस से। अगर कोई भी यहाँ से अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बाइंग करता है, 14500 से 15000 तक के लेवल जो है मारुति में देखने को मिल सकता है। फर्दर फेस्टिवल सीजन है, उसमें भी सेल्स के डेटा जो है वो अच्छे ही आते हैं। तो फिलहाल आगे जो है डेटा शायद मेरे हिसाब से इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हुंडई के आईपीओ में कुछ खास गुंजाइश है नहीं, और मारुति सर को अच्छा लग रहा है। तो सर हुंडई के आईपीओ में ना भरे ना एप्लीकेशन, आने दें, चले जाने दें? ये ना भरे वैसा नहीं है, बट लेकिन अगर आपके जैसे फर्दर आईपीओ के अंदर रहता है कि आपकी फैमिली में 25 अकाउंट है या 10 अकाउंट है, तो आपने सब में भर दिया, और उसके बाद में आपको लगता है कि जिसमें से लगेगा वहां पे अलॉटमेंट, यहाँ पे वो उल्टा वो होगा कि इतना बड़ा आईपीओ है, सारे के सारे अलॉटमेंट आपको आ जाएंगे। और हो सकता है कि वो लिस्टिंग गेन आपको 10 20 50 100 रुपए ही मिले, या लिस्टिंग गेन उतना मिले ही नहीं। तो कभी कभार थोड़ा सा एक छोटा सा लिस्टिंग होने के बाद में डिस्काउंट में भी ट्रेड कर ले। तो वो वाला चार्म नहीं है। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, तो आप उसके हिसाब से सोचिए कि जैसे नॉर्मल अपन स्टॉक्स बाइंग करते हैं उसके हिसाब से सोच के इसमें फिर आईपीओ के अंदर आप बढ़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म यस बढ़ सकते हैं, लिस्टिंग गेन और उसके हिसाब से ये आईपीओ नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। तो हुंडई के आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए तो बिल्कुल नहीं देखना है, लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। इस पे हम लगातार एक दो दिन से बात भी कर रहे हैं, और मारुति लॉन्ग टर्म के लिए भी देखना है, और आपको इन लेवल्स पर भी देख सकते हैं।